Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 7, Crafts and Industries. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, in part 1 we have completed till this paragraph. We'll start part 2 with the Industrial Revolution. The Industrial Revolution led to a rapid growth of industries. बच्चा जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो इंडस्ट्रीज़ थी यूरोप में वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड हो गई, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गई. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ थी. ठीक है. सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जिनमें ब्रिटेन भी एक था, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को यूज़ किया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्कैटर्ड थी एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनने लगी. क्या बनने लगी बच्चा? बहुत सारी फैक्ट्रीज़. अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये कुछ ना कुछ आउटपुट देंगी, है ना. तो इस आउटपुट के लिए ना कुछ इनपुट चाहिए पड़ेगा, है ना. क्या हम बिना वुड पल्प के पेपर बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल. क्या हम बिना शुगर और वीट के बिस्किट बना सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. ऐसा संभव ही नहीं था, है ना. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई थी, बिकॉज दे आर गिविंग समथिंग एज आउटपुट, सो दे रिक्वायर्ड व्हाट? इनपुट. इनपुट के बिना आउटपुट तो आ ही नहीं सकता. पेपर बनाना है तो वुड पल्प चाहिए, बिस्किट बनाना है, ब्रेड बनाना है तो शुगर, वीट चाहिए. अगर कॉटन टेक्सटाइल आप बना रहे हैं तो कॉटन चाहिए, कॉटन का कपड़ा बना रहे हो तो कॉटन चाहिए, है ना. तो अब ये इतनी सारी जब इंडस्ट्रीज़ पूरे के पूरे यूरोप में आने लग गई, इंक्लूडिंग ब्रिटेन में भी, तो ये लोग कहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे इतना सारा? तो इन्होंने रॉ मटेरियल जुगाड़ किया अपनी कॉलोनीज़ से, है ना. जो इनकी कॉलोनीज़ थी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी. जैसे अगर हम बात करें हमारे इंग्लैंड की, तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका. तो यूएसए, कनाडा किसकी कॉलोनी थी बेटे? यूरोप की. मतलब यूरोप की नहीं, ब्रिटेन, इंग्लैंड की. किसकी कॉलोनी थे? इंग्लैंड की. फिर इधर से आओ, यहाँ पर रहा अटलांटिक ओशन. फिर आएगा यहाँ यूरोप. यूरोप छोड़ दो, अफ्रीका. अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की. और स्पेशली किसका पढ़ेंगे हम? साउथ अफ्रीका, है ना, जहाँ पर हमारे गांधी जी प्रैक्टिस के लिए गए थे. फिर आएगा यहाँ पर इंडियन ओशन और यहाँ पर रहेगा इंडिया. इंडिया किसकी कॉलोनी था? अगेन इंग्लैंड की कॉलोनी था. फिर आगे जाओगे तो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया भी किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की. तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड की कॉलोनीज़ फैली हुई थी. कहाँ से शुरू किया मैंने? कनाडा, यूएसए, फिर आया आपका साउथ अफ्रीका. इसके बाद भी बहुत सारी थी, तो मेन नेम बता रही हूँ मैं जो आपने जो सुन रखे हैं. फिर आया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. ये सब किसकी कॉलोनी थी बेटा? मेजर 5 कंट्रीज वाज द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. तो इंग्लैंड इन सबको एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करने लग गया टू फीड देयर इंडस्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ को फीड कराने के लिए. सो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, अकेला ऐसा करने वाला इंग्लैंड ही नहीं था बेटा. स्पेन भी था, डच भी था, फ्रेंच भी थे, जो अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देख रही थी. तो ये अकेला इंग्लैंड नहीं था बेटा जो इस रेस में था. अगर हम स्पेन की बात करें, डच की बात करें, तो ये सब अपनी कॉलोनीज से रॉ मटेरियल ले रही थी. अब दूसरी बात अच्छे से ध्यान से सुनो कि इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब से स्टार्ट हुआ था? मिड 18th सेंचुरी से. मतलब 1757 में हुआ बेटा बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, और इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. नाउ कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश रूल था तो कंडीशन क्या थी? डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. कैसे धीरे धीरे करके इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन कर गया. मेनी इंडस्ट्रियल रूलर्स वर ओवरथ्रोन बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर. बहुत सारे इंडियन रूलर्स को तो उनकी प्लेस से ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिश कॉलोनाइजर ने, और उनकी जगह रूल करने लगे खुद ब्रिटिश, है ना. अब कुछ जो हैंडीक्राफ्ट मेकर थे, जो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनका तो पैट्रोनेज ख़त्म हो गया, क्योंकि जो किंग जिसके कोर्ट में ये लोग रहते थे, जो उन्हें रहने खाने की व्यवस्था देते थे, प्रॉपर अमाउंट में मनी देते थे, अब वो राजा ही राज नहीं कर रहा है तो इनका तो पैट्रोनेज ख़त्म हो गया, है ना. जैसे एक किंग होता था, उसके कोर्ट में एक गाने वाला भी होता था बेटा, एक अच्छा सिंगर होता था, एक पोएट होता था, एक राइटर होता था. तो इन सबको अपनी जो
सब्सिस्टेंस नीड है, बेसिक नीड से उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? किंग की। ब्रिटिशर्स ने इस किंग को ही उठा के बाहर फेंक दिया, ओवर थ्रू कर दिया। तो अब इनका पेट्रोनेज, इन 4 लोगों का पेट्रोनेज तो गया ना, डिप्राइव कर गया। द अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। अर्बन एरियाज में भी, शहरों में भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन करने लगी। अंडर द कंपनी रूल, जब कंपनी रूल चल रहा था तो जो कंडीशन थी इंडियन क्लॉथ मेकर्स की वो डिक्लाइन होने लगी। जो स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, उनको रॉ मटेरियल लेना पड़ रहा था हायर प्राइसेस पे। पर जो कंपनी के एजेंट थे वो फोर्स करते थे किसको? पीजेंट्स को, फार्मर्स को, किसान्स को, कि आपको हमें तो लो प्राइस पे देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे वर हैविंग पावर दैट टाइम, दे वर हैविंग वेपन्स दैट टाइम। सो with the help of weapons, with the help of power, they were forcing Indian peasants to sell products, raw material at a very low cost. But यही सिचुएशन बिल्कुल वाइस वर्सा थी इंडियन बायर्स के लिए, उनको हाई प्राइसेस पे खरीदना पड़ रहा था, है ना। चलो, क्योंकि आप रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे ला रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। होता ही है ना ऐसे, जब आपको रॉ मटेरियल 5 रुपये का लगेगा, 5 रुपये आप उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 का गुड हुआ। आप इसको 12 में बेचेंगे, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा पाएंगे। पर जब आपको रॉ मटेरियल ही 7 और 8 रुपीज़ में मिलने लगेगा तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगे? डिक्लाइन कर जाएंगे। तो उन लोगों का भी प्रॉफिट जो था, उनकी जो इनकम थी स्पिनर्स की, वीवर्स की, वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। दे वर फोर्स टू लुक अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और उनको दूसरे मीन्स लाइवलीहुड के ढूंढने पड़े, जैसे कि एग्रीकल्चर। उन्होंने लगा कि यार भाई अब हमको इस क्राफ्ट में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो क्यों हम ये काम करें। वो लोग काय में चले गए? एग्रीकल्चर में चले गए। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बच्चा इंग्लैंड में बढ़ रहा था, जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे वो ग्रेट प्रोटेक्शन मांग रहे थे अगेंस्ट कंपटीशन। उन्हें अब अपने मार्केट में बिल्कुल इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन पसंद नहीं था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ बढ़ रहा है, जहाँ इंडस्ट्रियल मेड गुड ये ज़्यादा बना पा रहे हैं, उतना ही अपने मार्केट को या वर्ल्ड के अदर मार्केट को सिक्योर करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पॉसिबल था अगर इंडियन टेक्सटाइल वहाँ पहुँच पाता। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया बच्चा? अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, परस्यू किया कि आपको तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करना पड़ेगा। इन द 1770 द पार्लियामेंट विड्रू द कैलिको एक्ट। 1770 में पार्लियामेंट ने कैलिको एक्ट को विड्रॉ कर लिया और हैवी ड्यूटीज़ लगाने लगे इंडियन गुड्स पे। वो इंडियन गुड्स जो जैसे ही ब्रिटिश मार्केट में एंटर करता उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी जाती। जैसे इंडियन मार्केट से 10 रुपये का गुड कोई ब्रिटेन में एंटर करता है तो ब्रिटेन वाले बोलते हैं ओके ये इंडिया का है, इसे यहाँ सेल नहीं होने देना है, तो वो 10 रुपये के प्रोडक्ट पे 10 रुपये की ड्यूटी लगा के इसको 20 रुपये का बना देते। इतना महंगा करते हैं कि हमारे इंडियन गुड्स को वहाँ पर कोई खरीदता ही नहीं। बेटा इतनी हैवी ड्यूटीज़ हमारे गुड्स पे वो लगाने लगे कि हमारा गुड महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया ब्रिटेन में। अब हमारा गुड महंगा हो जाएगा बेटा, इतना ज़्यादा महंगा वो लोग कर देंगे तो क्या हमारे गुड की डिमांड रहेगी? नहीं, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब उनको सस्ते दामों में ब्रिटेन का गुड मिलेगा तो वो हमारा क्यों खरीदेंगे। लेटर द पार्लियामेंट मेड कंपल्सरी टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वान्टिटी ऑफ मशीन मेड ब्रिटेन क्लॉथ टू बी सोल्ड इन इंडिया। और उसके बाद पार्लियामेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको ये जो मशीन मेड ब्रिटिश क्लॉथ जो बन रहा है उसको इंडिया में भी सोल्ड करना है। देखो इंडिया में अपना खुद का गुड बनता, इंडिया में सेल हो जाता, और कहाँ पर जा रहा था? अभी एक्सपोर्ट होके इंग्लैंड जा रहा था, है ना। तो इंग्लैंड का मार्केट तो इन्होंने हमसे छीन लिया, क्योंकि हमारे गुड पे क्या लगा दी बेटा? इन्होंने टैरिफ लगा दी, ठीक है। अब इंडिया के लोगों को जो हम सेल कर रहे थे हमारे इंडियन गुड्स, ये मार्केट भी हमसे छिन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएगा? इंग्लैंड से बना मशीन मेड गुड। आपको मेरी बात नहीं समझ में आई तो ध्यान से सुनो जरा। पहले देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने गुड को यूरोप भी भेज रहे हो। कहाँ भेज रहे हो? यूरोप भी भेज रहे हो, है ना। यूरोप में स्पेशली हम कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की। ये जो आइलैंड है इसको क्या बोलते हैं? इंग्लैंड, ठीक है। भेज रहे थे आप, अग्री हो रहे हैं इस बात से? चलो, यहाँ पर इंडिया था, तो जो इंडिया था उसका भी तो एक होम मार्केट था जिसमें इंडियन मेड क्लॉथ पहने जाते थे, नहीं। अब क्या हुआ? यहाँ पर जो गुड भेजा जा रहा था उस पर तो आपने क्या लगा दिए? हैवी टैक्सेस। तो यहाँ से तो एंट्री बंद, ये गुड यहाँ नहीं जा रहा है। दूसरा, इंडिया में इनका गुड आने लग जाएगा, आ रहा है ना इनका गुड, तो इंडियन मार्केट भी हमसे छिन जाएगा। अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें, अब हम 19th सेंचुरी का मतलब ये है जो पीरियड 1801 से शुरू होकर 1900 पे ख़त्म होता है। कंपनी के जो मर्चेंट थे वो परचेज़ करना चाहते थे
वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इंडियन गुड्स को परचेस करना। अर्ली 19th सेंचुरी में जो कंपनी के मर्चेंट्स थे, अब वो इंडियन क्लॉथ को परचेस करना नहीं चाह रहे हैं। अब ये लोग प्रमोट करने लगे हैं उस क्लॉथ को जो ब्रिटेन में बना है, मशीनों से बना है। जो ब्रिटिश क्लॉथ था वो चीप था। उसने भयंकर कंपटीशन दिया, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया किसको, हमारे इंडियन मेड गुड्स को। तो ब्रिटेन से बना क्लॉथ चीप था, उसने स्टिफ कंपटीशन दिया रिलेटिवली एक्सपेंसिव इंडियन क्लॉथ को। इंडियन क्लॉथ एक्सपेंसिव था, है ना, क्योंकि ये मशीनों से बन रहे थे, बल्क में बन रहे थे, तो इनकी जो कॉस्ट थी वो कम आ रही थी। बहुत सारे इंडियन स्पिनर्स और वीवर्स अपने गुड को सेल ही नहीं कर पाए। अब सेल ही नहीं करेंगे तो बच्चा क्या वो प्रोड्यूस करेंगे, नहीं करेंगे। वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको सेल ही नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से जब आप अपने बनाए हुए गुड को सेल नहीं कर पाओगे तो आप उस बिज़नेस में कब तक रहोगे। एक टाइम के बाद इन लोगों ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये अपनी लाइवलीहुड को भी प्रॉपरली अर्न नहीं कर पा रहे थे। ये एक ग्रेट सेटबैक था इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये लोग दूसरी जगह चले गए, फोर्स टू लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि भैया हमें कमाई का दूसरा ज़रिया मिले, इसलिए ये वहाँ से छुपकर दूसरी जगह चले गए। तो ठीक भी बात, कैसे हुआ, हमारे गुड पे उन्होंने टैरिफ लगाया, हमारा गुड किया महंगा, इंडिया में भी खुद के गुड सेल करने लगे, तो हमारे जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, वो अपने गुड को सेल ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड मेकिंग and shifting to another livelihood medium so that they can earn something for their family. फिर एक और चार्टर एक्ट आया। कब आया, एक और नहीं, मतलब एक और एक्ट आया, एक और चार्टर एक्ट नहीं, एक और एक्ट आया। वो जो कब आया बच्चा, 1813 में। कब आया चार्टर एक्ट, 1813 में। एक और एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट, आया 1813 में। एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, और इसने मोनोपोली को एंड कर दिया। जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने जब कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको सोल राइट दिए थे। कहा था इंडिया में ट्रेड करने के जो मोनोपोली राइट है, सिंगल अधिकार, एक अधिकार, सोल राइट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। पर बेटा 1830 में जो चार्टर एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग कंपनी की मोनोपोली इंडियन ट्रेड पे ख़त्म हो गई। अब इससे क्या नुकसान हमको हुआ, इससे ये नुकसान हुआ बेटा हमको कि अब हमारे इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ गुड नहीं आ रहा है, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, उन सब का गुड इंडियन मार्केट में आ रहा है। अब जल्दी ही बच्चा ये जो मशीन से बना गुड था ये सबको पसंद आने लगा, और इसकी बाढ़ आ गई इंडिया में, फ्लडेड इंडियन मार्केट, मतलब इंडिया के मार्केट में फ्लड आ गई। एक्सक्यूज मी बेटा, है ना। सून चीप मशीन मेड गुड, जल्दी ही मशीन मेड गुड ने ब्रिटिश टेक्सटाइल इंक्लूड करके हमारे इंडियन मार्केट में फ्लैट, मतलब मैं ये बोलना चाह रही कि दूसरे मशीन मेड गुड भी आ रहे थे, पर इसमें क्या भी था, ब्रिटिश टेक्सटाइल भी थे, और ये इतना ज़्यादा आ गया कि हमारे इंडियन मार्केट में इनकी बाढ़ आ गई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं की, क्योंकि उसकी खुद की कंट्री का प्रॉफिट है ना बेटा। उस टाइम में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की। तो क्या वो अपने गुड पे ड्यूटीज़ लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में आने वाले ब्रिटेन के गुड के ऊपर ड्यूटी नहीं लगा रहे थे। वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे। यहाँ पर अगर मैंने कंफ्यूज किया तो मैं फिर से बता दूँ कि जल्दी ही जो चीप सस्ता मशीन मेड गुड था उसके अंदर ही क्या इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, ये हमारे मार्केट में इतना आया कि उसकी बाढ़ आ गई। इस कंडीशन में बच्चा जो इनकम थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, जो नंबर ऑफ पीपल थे जो इन पे डिपेंड करते थे, उनको डिक्लाइन कर गई। दूसरे शब्दों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन अप हो रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, है ना, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब आपकी जमी हुई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं, यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करना बंद कर दे रही है, तो वो क्या होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। अ पेटिशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अराउंड 1840 स्टेटेड, एक पेटिशन लगाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में। द कंपनी हैज़ इन वेरियस वेज एनकरेज्ड एंड असिस्टेड बाय ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिटी स्किल, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल राइट छिन गए थे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने 1840 में एक पेटिशन लगाई जो बताती रही कि कंपनी ने बहुत तरीक़ों से ये ट्राई किया। कंपनी हैज़ इन वेरियस वेज एनकरेज किया, बढ़ावा दिया, असिस्ट बाय आवर ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिटी एंड स्किल, हमारे
ग्रेट स्किल की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हम सक्सीड हुए। क्या कन्वर्ट करने में, किसको कन्वर्ट करने में? इंडिया को। फ्रॉम आ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, इंडिया वॉज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री दैट टाइम, तो उन्होंने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से क्या बना दिया? एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर कंट्री बना के रख दिया। 1840 में ऐसा कंपनी ऑफिशियल्स का कहना था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था। एक पटिशन उन्होंने लगाई कि देखो ये तो सही में हमने किया है कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री थी उसको हमने एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना के रख दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा बोलना, कैलिको एक्ट का पास होना, चार्टर एक्ट आना 1830 में, इसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बाद भी जो हैंडलूम क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन यार्न स्पन ऑन चरखा, अभी भी चरखे के ऊपर स्पिनिंग का काम चालू था। हैंडलूम्स में क्लॉथ बनाए जा रहे थे। हैंडलूम क्लॉथ वूवन मतलब जो हाथों से जो चलाते हैं हैंडलूम कपड़ा बनाने का काम, वो भी हो रहा था। चरखे के ऊपर स्पिनिंग भी हो रही थी। ये घर के लोग खुद कर रहे थे, घर की लेबर से ही कर रहे थे। कंट्री के हर पार्ट में ऐसा हो रहा था और ये आज तक होता है बेटा। आप महेश्वर जाओगे, आपको वहाँ पर महेश्वरी साड़ी घरों घर में आपको लोग मिल जाएंगे जो महेश्वरी साड़ी बना रहे हैं, है ना। सेम ऐसा बनारस में है। दिस मीट द लोकल डिमांड ऑफ कोर्स क्लॉथ मीन फॉर रफ यूज़। ये लोग जो थे, अभी तो जैसे मैंने महेश्वरी का नाम लिया, बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ीज़ होती हैं। बनारसी की बात करूँ तो एक्सपेंसिव साड़ीज़ होती हैं, बट उस टाइम में ये जो वीवर्स थे, जो अभी भी काम कर रहे थे, जो थ्रेड बनाने वाले जो स्पिनर्स थे, जो अभी भी काम कर रहे थे बेटा, वो कोरस क्लॉथ जो थी, जो पुअर पीपल की जो डिमांड थी, जो रफ्यूज़ के लिए जो काम आता था, वो कपड़ा भी अभी हमारे इंडिया में बन रहा था और लोग उसको खरीद रहे थे। लेटर ऑन ड्यूरिंग इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जब हमने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फ्रीडम स्ट्रगल किया, महात्मा गांधी ने चरखे को प्रमोट किया, चरखे को सेल्फ रिलायंस का सिंबल दिया। मतलब जो हमारा पहला झंडा बना था, उस झंडे में चरखा था बीच में। क्या था? चरखा था बीच में। ये गांधी जी ने बनाया था 1921 में। इसके पहले भी एक झंडा बना था, वो बना था 1905 में। वो बना था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, उसमें भी 3 कलर थे, पर उसमें लोटस थे, 8 लोटस थे। क्रीजन मून था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता था। 8 लोटसेस थे जो प्रेसिडेंसीज को दिखाते थे। और ये 1905 में बना था, 1921 में बनाया गांधी जी ने, जिसके ऊपर चरखा था। नाउ मैकेनाइजेशन, द ब्रिटिश सेट अप सम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कुछ मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में भी ओपन की जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करती थी। बेटा उन्होंने ये कुछ हमारे लिए नहीं किया, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किया। बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कोल माइनिंग में, रेलवेज़ में और जूट इंडस्ट्रीज़ में। जूट इंडस्ट्री में बच्चा इसका एक बहुत बढ़िया क्या बोलेंगे स्पीच दी है। किसने? शशि थरूर ने। वो सुनना एक बार। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अगर इंडिया में रेलवेज़ को डेवलप किया, या कोल माइनिंग की, या जूट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, तो अपने ओन नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारे लिए नहीं किया बच्चा। ये दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मैकेनाइजिंग इंडियाज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पर उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करते, क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन हमारी इंडस्ट्रीज़ का कपड़ा आ गया ना मार्केट में, उनका कोई नहीं खरीदेगा। चलो, जो पहली कॉटन मिल थी वो हमारी कंट्री में सेटअप हुई एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने ही की इन मिड 19th सेंचुरी में। तो भाई they have focused on coal mining, railways, jute industry, but they had not paid proper attention on cotton textile industries. So first cotton mill was opened by whom? Indian entrepreneur in mid 19th century. इंडिया की जो पहली मॉडर्न कॉटन मिल थी, स्पिनिंग मिल थी, वो बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुई और 1854 में 1854 में हमारी पहली स्पिनिंग मिल आ गई थी इंडिया। 1860 में क्या हुआ बेटा? हुआ सिविल वॉर। कहाँ पर हुआ? यूएसए में। तो यूएसए भी मैंने बताया ना आपको कि इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो यूएसए से भी रॉ मटेरियल आ रहा था। किसको? ब्रिटेन को, मतलब इंग्लैंड को, ठीक है। और चलो, जब ये लोग इंडिपेंडेंट भी हो गए ना, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी यूएसए में स्लेवरी थी और यूएसए बहुत सारा अपना जो
रॉ मटेरियल था वो किसको दे देता था, क्योंकि यूएसए कॉलोनी था इंग्लैंड की, बाद में धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा था, तो वो उतने रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो वो बहुत सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड को भेज देता था। तो अब यूएसए में खुद सिविल वॉर हो रहा है बच्चा, वहाँ पे स्लेवरी धीरे धीरे ख़त्म होने की बात हो रही है, तो वहाँ से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को आ रहा था वो धीरे से बिल्कुल फेल ड्रास्टिकली, धीरे से नहीं बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर गया। इसकी वजह से जो इंडियन रॉ कॉटन था ब्रिटेन में, अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो था इंडिया, इंडिया से कॉटन मंगवाने का, तो ये एकदम से इंक्रीज़ हुआ। जैसे ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ वैसे ही इंडिया से उनका कॉटन लेना इंक्रीज़ हुआ। एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स मेड लार्ज गेन इन दिस ट्रेड, वो जो एंटरप्राइजिंग मर्चेंट थे उन्होंने इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया। कुछ ने मॉडर्न टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ बना ली इंडिया में, मील सेटअप हो गई डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे अहमदाबाद, नागपुर, शोलापुर, कानपुर, मद्रास में। अहमदाबाद, नागपुर, शोलापुर, कानपुर, मद्रास, बंगाल, पंजाब, यहाँ पर मील्स ओपन होने लगी। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फर्स्ट लार्जली इंडियन ओन्ड इंडस्ट्री बन गई इंडिया में। देखो बेटा, वो बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज वाला मैटर हुआ कि यूएसए में सिविल वॉर हुआ, वो हो रहा था स्लेवरी को लेके, और थोड़े बहुत मुद्दे और थे, तो वहाँ पर से कॉटन जो इंग्लैंड जा रहा था वो नहीं गया, तो वो किसकी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ को बूम मिला। नागपुर, शोलापुर, पंजाब, बंगाल, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, यहाँ पर फैक्ट्रीज बनने लगी। 1880 में क्या हुआ, इंडिया हैड मोर 80 कॉटन, 1880 तक हमारे पास 80 से भी ज़्यादा कॉटन मिल्स थी। इनका जो यान था वो शोल्ड हो रहा था हैंडलूम वीवर्स को इंडिया में। को ये जो कॉटन मिल्स थी में जो यान का मतलब होता है धागा, ये जो धागा बन रहा था ये किसको ही सप्लाई कर रहे थे, इंडिया को, और बचा हुआ एक्सपोर्ट कर दे रहे थे इंग्लैंड को। इन ड्यू कोर्स दीज मिल्स ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस क्लॉथ, धीरे धीरे ये जो मील जो अभी यान जो धागा बना रही थी उन्होंने क्या भी स्टार्ट कर दिया बच्चा, कपड़ा बनाना भी स्टार्ट कर दिया, मेनली फॉर इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट के लिए। इस टाइम तक जो इंडियन कॉटन गुड्स थे बच्चा वो चाइना एक्सपोर्ट होते थे, एक्सीडेड दैट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन से भी ज़्यादा। जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे उनको एक तरीके से डर लगने लगा कि अरे यार ये तो हमारी डिमांड को ख़त्म ही कर देंगे, फिर से इन लोगों का जो हेजेमनी है वो बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने ऐसे चेतावनी, डरा हुआ महसूस किया और डिमांड किया कि रिमूव की जाए सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल एंटरिंग इन इंडिया। बीच में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ब्रिटिश टेक्सटाइल पे लगाई थी वो सब हटाओ, ऐसी बात करने लगे ब्रिटिशर्स। 1882 में उन्हें ये मिल भी गया, उन्होंने हमने ड्यूटीज़ इंडिया में जो ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही थी उसको हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया।